30 नवंबर 1994 दक्षिण भारत के एक शांत जिले में परमाणु उत्सर्जन जैसी घटना घटती है जब इसरो के प्रसिद्ध वैज्ञानिक नंबी नारायणन को बंदी गृह में डाल दिया जाता है। आरोप था भारत से गद्दारी का। 16 मार्च 2019 भारत की जेलों में गद्दार शब्द का ताप अपने मस्तिष्क पर झेलने वाला यह व्यक्ति राष्ट्रपति भवन में भारत का तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त कर रहा होता है। भारत की गुप्त सूचनाएं पाकिस्तान से साझा करने जैसा आरोप किसी व्यक्ति पर हो और उसे देश सम्मानित करे, सामान्य घटना नहीं है। केरल के पूर्व टॉप कॉप ने इस पुरस्कार का विरोध किया था, बीजेपी पर तंज कसते हुए, परंतु विरोध तो वर्तमान में भी जारी है। पुरस्कार नहीं तो फिल्म का ही सही। 1 जुलाई 2022 आर माधवन की फिल्म रॉकेटरी प्रदर्शित होती है। नंबी के जीवन पर 9.3 की रेटिंग के साथ फिल्म IMDb पर लोहा गाड़ रही थी, परंतु रिव्यू छापने वाली मशीनें जहर के खेत बो रही थी। फिल्म कंपेनियन को समस्या दिख रही है फिल्म में दिखाई गई नंबी की देशभक्ति में, अपने इष्ट की पूजा करने में, और नंबी की परिभाषा गढ़ी गई है अ ट्रू ब्लू हिंदू पैट्रियट। दक्कन हेरल्ड को भी 2 चीजों से समस्या थी, फिल्म में दिखाई गई देशभक्ति और पद्म समारोह में उपस्थित मोदी से। ये इन पत्रिकाओं का रोज का है, कश्मीर फाइल्स आए या फिर उरी या फिर रॉकेटरी, इनका यही रिव्यू है। परंतु लोग तो फिल्म को देखने के लिए लाइन लगा रहे हैं। वर्ड ऑफ माउथ के कारण सीधा 100% का जंप फिल्म को मिला है। प्रश्न यह है कि क्या एक गद्दार के जीवन पर बनी कोई फिल्म पैसा कमा रही है? जी नहीं, कहानी कुछ अलग है जिससे देश का प्रधानमंत्री भी दूर नहीं रहा है। इसरो साइंटिस्ट नंबी नारायण was implicated in a false case. 2018 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नंबी नारायणन को 50 लाख रुपए का हर्जाना दिया और 2020 में इसे 1.25 करोड़ कर दिया गया। किस बात का हर्जाना भर रहा है पूरा देश नंबी नारायणन को? आखिर क्यों लज्जित है भारत? नंबी नारायणन अंतरिक्ष में तिरंगा लेकर जाने वाला देश का बेटा या एक गद्दार जिसे देश ने उसके हाल पर छोड़ दिया? आज ये रॉकेट आसमान चीरेगा, जिसे हर बुधवार शाम 6 बजे देखने के लिए इसी क्षण चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। सोचिए, यदि आपके जीवन से बिजली का एक बल्ब निकाल दिया जाए जो कि करीब 50 रुपए के अंदर आ जाता है, आप एक क्षण के अंदर 21वीं सदी से 18वीं सदी में पहुंच जाएंगे। एडिसन जैसे वैज्ञानिकों का दिमाग आपके लिए कई 100 सालों का अंतराल 1 सेकंड का बना सकता है। वैज्ञानिक देश की सबसे बड़ी धरोहर होता है, परंतु यदि देश ही धरोहर के विरुद्ध युद्ध छेड़ दे तो नाम्बी के विरुद्ध खुद भारत कैसे हुआ, वो समझने से पहले ये जानना आवश्यक है कि नाम्बी थे कौन और भारत के लिए उन्होंने आखिर किया क्या। 1941 में कन्याकुमारी के नागरकोइल में एक तमिल फैमिली में नंबी नारायण का जन्म हुआ था। स्कूल की पढ़ाई नागरकोइल के ही एक स्कूल से की गई थी और स्कूल के बाद B.Tech की पढ़ाई की, जिसके मध्य में ही पिता का देहांत हो गया। आगे चलकर मीणा नंबी से विवाह हुआ और 2 बच्चे हुए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद 1966 में इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ज्वाइन की। इसके बाद नासा में फेलोशिप प्रोग्राम मिला और फिल्म में दिखाया गया है जो उनके जीवन पर बनी है कि नासा ने जॉब ऑफर भी की थी जो 1 महीने के अंदर ही भारत के 5 साल के बराबर की सैलरी पर थी। I graduated in mechanical engineering and then I studied in Princeton, USA. I specialized in combustion instability, worked for NASA and about 30-35 years of experience in ISRO. इसके बाद प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स प्रोग्राम किया केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में और भारत वापसी की लिक्विड फ्यूल प्रोपल्शन में, जबकि भारतीय रॉकेटरी अभी सॉलिड फ्यूल पर ही काम कर रही थी। अपनी पुस्तक में नाम्बी ने बताया है कि कैसे उन्होंने विक्रम साराभाई को भी लिक्विड प्रोपेलेंट्स के बारे में बताया था। 1974 में एक फ्रेंच एरोस्पेस इंजन मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर अगले 11 सालों तक 3 टीमों के साथ नंबी नारायणन ने फ्रांस से टेक्नोलॉजी एक्वायर की और भारत के लिए एक इंजन बनाया। नाम था विकास और 1985 में इसे सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। यही इंजन भारत के रीसेंट चंद्रयान और मंगलयान के जो सक्सेस थे उसका कारण है। नंबी नारायणन के बिना चंद्रयान या मंगलयान बनाना संभव नहीं था। I was having my fascination for the liquid systems.
But nobody believed that a liquid propulsion system can be made, leave alone its usefulness, leave alone its versatility, leave alone its capability. Nothing. It's not possible. Simply because you don't have the propellant, you don't have the oxidizer, you don't have the fuel, you don't have the high temperature materials, you have nothing. So you can do nothing with that. But something has to be done. So my only job was to keep on telling wherever the policy making body or the meetings are there, you keep on saying that a liquid must be made, a liquid must be made. पर 30 नवंबर 1994 को इन्हीं नंबी नारायणन को अरेस्ट कर लिया गया केरल पुलिस के द्वारा। चार्ज था मालदीव की 2 महिलाओं को सीक्रेट रॉकेट इंजन्स की ड्राइंग बेचने का। एक थी मरियम रशीदा और दूसरी थी फजाइना हसन, जिन पर जासूस होने का संदेह था। 1994 में ही केस सीबीआई के पास चला गया, जिसे मीडिया में खूब कोसा गया। क्यों? वो तब पता चलेगा जब ये जानेंगे कि मीडिया कवर क्या कर रही थी। आंखें खोलने वाली है कवरेज, अगले 3 मिनटों में आपके सामने होगी। 1996 में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी, ये कहते हुए कि जासूसी का एंगल गलत है और संदेहास्पद लोगों के बयान टॉर्चर से निकाले गए हैं। इसे केरल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई, पर 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनौती को ही खत्म कर दिया और केरल सरकार को कहा कि नंबी को 1 लाख रुपया दिया जाए। सितंबर 1999 में यह मुद्दा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने उठा लिया। केरल सरकार को जमकर कोसा गया और नंबी को एक डेस्क जॉब भी ऑफर की गई। उसके बाद 2001 में एनआरसी ने केरल सरकार को कहा कि 1 करोड़ रुपए नंबी नारायणन को दिए जाएं। केरल हाईकोर्ट ने भी 10 लाख रुपए देने को कहा, पर कुछ मिला नहीं। लेकिन सब कुछ बदल गया जब नवंबर 2013 में नंबी नारायणन मिले नरेंद्र मोदी से और बीजेपी ने इस इशू को 2014 का इलेक्शन इशू बना दिया। सितंबर 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने 50 लाख रुपए नंबी नारायणन को देने को कहा। इसी महीने नंबी नारायणन को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसे बीजेपी ने 2019 के कैंपेन में भी यूज किया। Imagine for their own politics, they damaged national interest, troubled a scientist. It is an honor that our government had the opportunity of conferring a Padma Award on Nambi Narayan. राजनीति कही जा सकती है, पर अगर राजनीति से न्याय मिले तो सही है, क्योंकि इस सब के बीच में एक असाधारण मनुष्य को चिन्हित करके 3rd डिग्री दिया जा रहा था। क्या होता है उस 3rd डिग्री में, वो आगे देखते हैं। क्या इसरो का एक मिडिल एज वैज्ञानिक पुलिसिया बर्बरता झेल सकता है? अगर उत्तर ना में है तो गौर से सोचिएगा। But instead, you are saying Nambi Narayan is corrupt. Tell me how many places you have found me corrupt. नंबी नारायणन को अरेस्ट करने के बाद कोर्ट ले जाया गया था, जहां 11 दिन की जुडिशियल कस्टडी सुनाई गई थी और अगले कुछ महीनों तक बर्बरता का नाच हुआ। बेड पर बांधकर पीटना, 30-30 घंटों तक निरंतर खड़ा रखना, बलपूर्वक बार बार लाई डिटेक्टर का प्रयोग करना, एक सीरियल हत्यारे के साथ जेल में बंद कर देना, क्या क्या नहीं झेला। नंबी जब भी कोर्ट जाते थे एक ही शब्द सुनाई पड़ता था, गद्दार। It is a torture which I don't want to recall. Physical, mental, everything what you can imagine. They threatened that they will bring my son, they will bring my wife, they will bring my daughter and they will beat them up, and then unless you accept what they say, oh, I don't want to recall that. I will collapse. बेल मिलने के बाद भी लोगों का घर के बाहर गद्दार चिल्लाना, पत्थर फेंकना, पुतले जलाना, नंबी की पत्नी का अवसादग्रस्त हो जाना, नंबी के शब्दों में घर का माहौल शमशान जैसा था। नंबी की पुत्री आज तक अपने पिता की लिखी पुस्तकें नहीं पढ़ पाई, क्योंकि घाव अभी भी गहरे हैं। Started rolling from their eyes. So I have nothing more to say. केरल पुलिस के एक्स डीजीपी सीबी मैथ्यू के अनुसार उन्हें आईबी ने फोर्स किया था नंबी को बंदी बनाने के लिए, जो उन्होंने अपनी बेल एप्लीकेशन में लिख कर दिया है। उस केस में जो सीबीआई जांच के बाद इन पुलिस वालों पर लगा। केरल पुलिस पर दबिश डालने वाली आईबी पर किसने दबिश डाली, कैसे कुछ लोगों का अहंकार देश को 20 साल पीछे ले गया, वो आगे देखेंगे। परंतु उस समय का मीडिया क्या कर रहा था, अभी वो देखते हैं। पुलिस और सरकारी बल यदि आपके पीछे हों तो आपको तोड़ सकते हैं,
परंतु कलंकित करने का कार्य छापे खानों में होता है। 90 के दशक में डिजिटल माध्यम इतने नहीं थे, ना ही टीवी चैनल्स की बाढ़ थी। जो होता था समाचार पत्रों में होता था। नम्बी नारायणन जी के पूरे केस पर मलयालम और अंग्रेजी समाचार पत्रों, विशेषतः मनोरमा और मातृभूमि ने उस समय क्या क्या छप रहा था, वो छपने के सालों बाद आज आपको लज्जित करेगा। मनोरमा ने हेडलाइन छापी, नम्बी नारायणन का वो धोखा जिसने भारत की अंतरिक्ष विजय को धूल में मिला दिया। मनोरमा ने फिर छापा कि कैसे डायरी में डुप्लीकेट भाषा लिखी गई थी और मिसाइल के सीक्रेट्स बाहरी देशों में दिए गए थे। मनोरमा में ही फिर से छपा, नम्बी ने भारत के एक रहस्य को एडवर्टीजमेंट में बदल दिया। इस आर्टिकल में नम्बी केस पर बात करते हुए बताया जा रहा है कि कैसे डबल एजेंट्स जो हैं वो फ़ायदा सबसे ज़्यादा उठाते हैं। इस हेडलाइन का मतलब है जीनियस के कारनामे, और इसमें बताया गया है कि कैसे नम्बी नारायणन लैंड डील्स में घपला कर रहे थे। एक बार मीडिया के नेत्रों से आपका चित्र उतरा तो संसार का कोई भी आक्षेप आपके माथे की लकीर बन सकता है, कई प्रत्यक्षदर्शियों के साथ, क्योंकि मीडिया में उन्हें पैदा करने का भी सामर्थ्य है। इस आर्टिकल में नम्बी जी की क्लास क्या है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी के साथ उनके मिलने का वर्णन है। ये कवरेज भी मनोरमा में ही की गई थी और फोटो में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पुलिस का घेराव है और पूरा पेज केवल एक ही न्यूज़ से भरा हुआ है। इस कवरेज में बताया जा रहा है कि कैसे कोई अज्ञात बाहरी व्यक्ति वायरलेस का प्रयोग करके बुलाया गया था। इस हेडलाइन में मलिथिरु नाम की जगह पर एक गर्लफ्रेंड की बात की जा रही है और यहाँ बात हो रही है मरियम से संबंधों की, जिसका आरोप नम्बी जी पर लगा था। यह आर्टिकल भी मनोरमा में ही छापे गए थे और यहाँ पर मरियम के बयानों के बारे में छापा गया है नम्बी के विरुद्ध, वो बयान जो डरा डरा कर दिलवाए गए थे। ऐसे बयान पूरे कवर पेज की हेडलाइन थे जहाँ नम्बी को कलंकित किया गया था। Intelligence Bureau officials told Rashida, the lady who was supposed to be the center of this honey trap, that if she did not tell the truth, she would be stripped naked and made to lie on ice and insects would be thrown on her body. इस रिपोर्टिंग में बताया गया है कि कैसे सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स मेड के बैग में छुपाए गए थे। पूरे पेज पर यह सारी रिपोर्टिंग मनोरमा में थी, परंतु मनोरमा अकेला नहीं था, मातृभूमि एक कदम आगे था। फिर से पूरे पेज पर केवल यही न्यूज़, जिसमें रिपोर्ट किया गया कि कैसे इस केस में थॉरो सिचुएशनल क्वेश्चनिंग की जा रही है एक्यूज्ड से। इस कवरेज में पूरे पेज पर कवर किया गया कि भारत के स्पेस सेक्टर में किस प्रकार से जासूस हैं और 3 दशकों के कारनामों को छापा गया। यहां पर दिखाया गया है कि कैसे सीक्रेट्स को लीक करने की सारी हदें पार कर दी गई इस केस के अंदर। यहां हेडलाइन दी गई, पथभ्रष्ट जीवन और जासूसी। यहाँ बताया जा रहा है कि कैसे सुरक्षा भंग की गई भारत के सीक्रेट्स लीक करके। यहाँ कार्टून में नम्बी नारायणन को 2 औरतों के साथ भारत की सुरक्षा को कॉम्प्रोमाइज करते हुए दिखाया जा रहा है। और 13 दिसंबर 1994 को इस अखबार में प्रयोग हुए शब्दों में तो सीधे सीधे देशद्रोही जैसे शब्दों का प्रयोग हुआ है। शशि कुमार, जो कि एशियानेट चैनल के फाउंडर हैं, 2018 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में बताया कि कैसे ऑलमोस्ट हर मीडिया एजेंसी नम्बी नारायणन के विरुद्ध विच हंट पर थी। हमने तो बस मनोरमा और मातृभूमि की कवरेज दिखाई है। इस सब में नम्बी को क्यों फंसाया गया और भारत से इस सब का क्या नुकसान हुआ, वो आगे देखते हैं। क्या 2 लोगों के अहंकार की कीमत भारत की बर्बादी हो सकती है? आपका उत्तर अगर ना में है तो भारत के राजनेता को आपने अभी तक जाना नहीं। इसरो साइंटिस्ट नम्बी नारायण was implicated in a false case just because a few UDF leaders were setting political scores. कई इवेंट साथ में हुए थे, परंतु प्रारंभ हुआ था इसरो के क्रायोजेनिक इंजन प्रोजेक्ट से, जिसके लिए रूस से डील की गई थी, जो मटेरियलाइज नहीं हुई क्योंकि अमेरिका का दबाव था। 1991 में सोवियत विघटन के बाद इसरो ने दोबारा यही डील की और इसका हेड नियुक्त किया गया नम्बी नारायणन को। दूसरी तरफ केरल की राजनीति में नूरा कुश्ती चल रही थी मुख्यमंत्री करुणाकरण और AK एंथनी के बीच। इसी बीच मालदीव की एक महिला रशीदा पर झूठा जासूसी का केस बनाया जाता है और इस केस को एंथनी गैंग एक अफसर के तौर पर लेता है, करुणाकरण को नीचा दिखाने के लिए। रशीदा के झूठे जासूसी केस में नम्बी नारायणन को जोड़ दिया जाता है। One day, when CBI custody, they asked me to come. Officers was there in one chair.
Nambi Narayan was there. I didn't know that time Nambi Narayan. नंबी नारायणन के अनुसार इस सब के पीछे अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA का हाथ हो सकता है ताकि भारत को क्रायोजेनिक इंजन ना मिले, और इसे करने के लिए भारत के राजनीति में बहुत गुर्गे थे। This is a typical case which I am sure that this country will keep recalling even 100 years from now. करने वाला कोई भी हो, भोगना भारत को पड़ा। रूस से क्रायोजेनिक इंजन की तकनीक ट्रांसफर 1997 तक होना था, परंतु इस प्रकरण के कारण नहीं हुआ और भारत अपनी पहली क्रायोजेनिक इंजन की फ्लाइट 2014 में जाकर कर पाया। विश्व के देश दिनों महीनों से लक्ष्य चूकते हैं, इसीलिए हम कुछ खास हैं। तो ये थी सप्ताह की द रेड फाइल्स। अगले बुधवार फिर से परत उठेगी धूल जमी किसी और फाइल पर। अगला हफ्ता रोमांचक होगा। मिस करने से बचने के लिए इसी क्षण सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। अगले सप्ताह फिर से मिलते हैं एक नई रेड फाइल के साथ।